डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राम मंदिर दान घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी एसआईटी से मांगी स्थिति रिपोर्ट। यूपी सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी। इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के गाय बछड़ा वध प्रतिबंध आदेश पर लगाई रोक। तमिलनाडु सरकार की एसएलपी पर नोटिस जारी। राज्य ने आदेश को कानून के विरुद्ध बताया। सुप्रीम कोर्ट ने असम के 24 एक तरफा फॉरेन ट्रिब्यूनल आदेश रद्द कर 6 महीने में नई सुनवाई के दिए निर्देश। कहा, नागरिकता प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता की चालक हत्या मामले में एसआईटी जांच के दिया आदेश। 5 सदस्यीय एसआईटी की 2 दिन में गठित होगी। अदालत ने निष्पक्ष और नई जांच का निर्देश दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको कंपनीज एक्ट से जुड़ी जानकारी देंगे, जिस पर जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01206127 हमारा दूसरा फोन नंबर है 01206127 वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी के पास और सर, आपसे समझना चाहेंगे कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी कितने प्रकार की होती है। शालिनी जी, कंपनी जो एक्ट है 2013 जिसको कहते हैं, उसके अनुसार कमोबेश 4 प्रकार की कंपनियां आती हैं। एक तो जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, ये जिसमें पब्लिक जुड़ गई, और एक पर्सनल कंपनी हो गई, ये एक तरह से। और ये 4 प्रकार की कंपनियां होती हैं। उन 4 प्रकार की कंपनियों में पर्सनल कंपनी जो होती है, एक 1 पर्सन कंपनी होती है, जो वह एक आदमी केवल उसमें रहता है, और एक जो है प्राइवेट कंपनी में जिसको आप कर सकते हैं कि उसमें कम से कम 2 लोग होते हैं। ये तो प्राइवेट कंपनी की बात हो जाती है। 1 पर्सन कंपनी मतलब केवल एक आदमी ही उसका मालिक होता है और वही सब निर्णय लेता है। ये तो ये हो गया। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें संख्या कितनी भी हो सकती है, उसमें कोई संख्या की रोक नहीं होती है। लेकिन 1 पर्सन वाली कंपनी में शुरुआत करने के लिए भी कोई आपको इतना नहीं, इतनी रकम होनी चाहिए, ये बात नहीं है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट रखना पड़ता है। अगर वो उतना नहीं होता है तो उसमें आप पब्लिक से ये तय करते हैं, जो लोग शेयर होल्डर होते हैं वो तय करते हैं कि कितने रुपए का शेयर जारी होगा और कितने रुपए के शेयर से हम को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, किस ढंग से हम बात करते हैं। फिर वो पब्लिक में शेयर भी जारी करते हैं। उनको अधिकार होता है कि वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके वो उन शर्तों के आधार पर रखते हैं कि आपको अगर देते हैं तो मान लीजिए ये उसमें प्रॉफिट होता है तो आपको इतना डिविडेंड दिया जाएगा, जो तय करते हैं वो। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो भी आपको ये मान के चला जाता है आपने चूंकि पैसा उसमें लगाया है, इस नाते आप ये मान के चलिए कि उसमें हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड देना जरूरी होता है। नहीं तो कुछ ऐसे भी कर्जे लिए जा सकते हैं जिसको डिबेंचर के रूप में कहते हैं, वो शेयर की तरह से नहीं होता है। डिबेंचर में यह है कि वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड 2 तरह के डिबेंचर होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर में माने कि आपको इतना पैसा मिलना ही जरूरी है, और डिबेंचर में कई बार ये भी होता है कि अनसिक्योर्ड होता है
कि आपका पैसा उसमें उतना नहीं मिल पाता है। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की कंपनियां होती हैं। इन 4 प्रकार की कंपनियों के अलावा कोई और बात नहीं है। इन्हीं 4 प्रकार की कंपनियों का हमारे यहाँ 2013 एक्ट में प्रावधान है। जी सर, अगर हमें इन चारों कंपनियों में अंतर करना हो तो हम कैसे कर पाएंगे? देखिए, अंतर करना हो तो चारों कंपनियों में 1% कंपनी में तो एक आदमी, जिसको केवल एक ही आदमी है, उसमें तो एक ही रहेगा। और जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपको एक संख्या होती है कि उसके आप बढ़ा घटा सकते हैं और वो उसमें लेकर के मीटिंग करनी पड़ती है और तय करना पड़ता है। फिर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बाद मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपकी संख्या उसमें निर्धारित होती है, तो कितने लोग उसमें रख सकते हैं, कितने लोगों को नहीं रख सकते। ये अब आप कई चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। एक कंपनी और भी है इसमें आप शामिल करिए कि जो एनजीओ के लिए होती है, जो एनजीओ लोग बना सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस की तरह से। ऐसी कंपनी की हम बना रहे हैं जिसमें एनजीओ टाइप के होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के बनाई हुई वो कंपनी होती है। यही कंपनी का खास तौर पर अंतर होता है कि कुछ में आपको पैसा रखना पड़ता है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जरूरी होता है, और आपको उसमें मिला करके हर साल मीटिंग करनी पड़ती है। हर बार साल में एक बार तो निश्चित तौर पर आपको मीटिंग करनी पड़ती है। फिर उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, यहाँ भी होता है पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। लेकिन 1% कंपनी में क्या होता है कि आप अकेले ही हैं पीर, जिसको हमारे यहाँ एक कहावत है, पीर पीर बावर्ची विश्ती घर का मतलब केवल आप एम्प्लॉय उसमें रख सकते हैं और आप अपने ही निर्णय लेते हैं और उसी कंपनी आप बताते हैं किस ढंग से चलना चाहिए। वो आपकी मनमर्जी से चलती है, लेकिन ये देखना होता है कि आप जो है नियमों का अनुपालन कर रहे हैं। अगर नियमों का अनुपालन नहीं कर सकते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है, उसमें पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि हर कंपनी की तरह की कंपनी में लगाई जाती है। यही चारों कंपनियों के बीच का खास तौर पर अंतर है। जी सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर इन कंपनियों को शुरू करना है तो इसमें कितने सदस्य अनिवार्य हैं और कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है? देखिए, आपको शुरू करने के लिए अगर 1% कंपनी है तो इसमें आपको शुरू करने के लिए कोई रेजोल्यूशन तो पास करना नहीं है। आप अपने ढंग से उसको दीजिए और रेजोल्यूशन पास अपना करके और उसको करवाइए। लेकिन अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा कि कितने अमाउंट से हम उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी को शुरुआत करते हैं, ये आपको देना पड़ेगा। फिर आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराने के बाद ही आपको उसका नंबर मिलेगा और उस नंबर पर आप कंपनी को शुरुआत कर सकते हैं। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हमको इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का वो शेयर भी इनवाइट कर सकते हैं। वो आपको इनवाइट कर देखते होंगे ना, आपकी पब्लिक इशू आता है, अखबारों में छपता है, आपको इनवाइट करते हैं कि आप 10 रुपए का शेयर है या 100 रुपए का शेयर है या 500 का शेयर है, हमारी कितना क्षमता है, 2000 करोड़, 3000 करोड़ या 500 करोड़ या 100 करोड़, ये तय करके उसमें वो देना पड़ता है। उसका पूरा विज्ञापन आता है और वो उसके लिए परमिशन लेते हैं। परमिशन लेकर के तब वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जरूरी ये होता है कि आप एक पैसा पेड अप कैपिटल जो शेयर होल्डर से ली जाते हैं, वो पैसा आपके पास आता है, उसके आधार पर आप कंपनी की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर 1% कंपनी है, अगर वह एक पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर बहुत थोड़े से लोग हैं, कम से कम 7 लोग हैं, कम से कम 7 लोग होंगे तो, या 2 लोग होंगे तो 2 लोग 7 लोग इस ढंग से रख सकते हैं जिनको आप ले करके आप पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू कर सकते हैं। और 1% कंपनी में आपको कोई सीमा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि आप 1 या 2 लोग रखें, अकेले ही वो कंपनी को शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही ये बाकी वो एम्प्लॉइज रख सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 7 लोग, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतने लोगों को शेयर होल्डर के कंपनी में आप रखें। देखिए, शेयर होल्डर का तात्पर्य है जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है और
और उसमें शेयर मेरा अगर मान लीजिए 500 का 200, तो हो सकता है तिनके के बराबर मैं मालिक हूँ, लेकिन मैं मालिक हूँ उस कंपनी में भी। ये मान लीजिए मेरा शेयर है 50 शेयर है, 10 शेयर है, 100 शेयर है, तो आप उस सीमा तक वहां पर आप मालिक हैं। और जिसमें कंपनी की बैठक होगी उसमें आपको बुलाया जाएगा, आपके ओपिनियन को भी लिया जाएगा, आप उस मीटिंग में भाग ले सकते हैं, आप अपना मंतव्य जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर उसमें लाभ होता है तो उस लाभ में आपका हिस्सा मिलेगा उसी के अनुपात में जितना आपका शेयर है। अगर लाभ नहीं होता है तो आपको भी उतना ही सोचना पड़ेगा कि कंपनी हमने चलाया था, कंपनी में हम शेयर होल्डर थे, अगर कंपनी घाटे में चली गई है तो आपको उतना घाटा भी सहना पड़ेगा। ये स्थिति दोनों में रहती है प्राइवेट पब्लिक 1% कंपनी के अंदर। जी, लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के बारे में, जिस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। तो सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कंपनी रजिस्टर करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद किन किन कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी होता है। देखिए शालिनी जी, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे जरूरी चीज तो ये है कि आप जो कंपनी की बैठक होती है उसके लिए आप एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU तैयार करिए। उस पर सहमति होती है सारे शेयर होल्डर्स, और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करना होता है जो कंपनी के कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में जो वो बैठक की जाती है, उस बैठक में वो तय करते हैं कि हमको कब मिलना है, कब नहीं मिलना है। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आपको देना पड़ता है रजिस्ट्रार कंपनी को। तो वहां पर जो निर्णय रहता है कि जैसे वो बता दिया कि आप ये चीजें आपका रजिस्टर हो चुका है, आपका MOU हो चुका है रजिस्टर, उसके आधार पर आपको ले आएंगे और बात करेंगे। एक खास तौर पर इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो मीटिंग होती है जी। उसमें आपने अगर जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया है, जनरल बॉडी मीटिंग, तो उस मीटिंग के लिए आपको 21 दिन की नोटिस देना आवश्यक होता है। 21 दिन के नोटिस के बाद ही आप उसको मीटिंग को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरनल मीटिंग कोई बुलाई है तो उसके लिए 7 दिन की मीटिंग, आप 7 दिन की सूचना देनी जरूरी होती है। 7 दिन की सूचना के बाद आप क्या निर्णय लेते हैं। आप देखिए, एक चीज और भी है कि कंपनी में अगर आप कोई चीज मीटिंग करते हैं किसी चीज की, तो मीटिंग करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि क्या पॉइंट रखे गए, एजेंडा में क्या क्या चीजें रखी गई, वो चीजें आपको देना पड़ेगा। और उसको आपको रजिस्ट्रार के यहाँ, NCLT के यहाँ आप उसकी सूचना देनी पड़ती है कि जिससे ये पता चल सके कि आपके एजेंडा में क्या क्या मीटिंग रखा गया है। इन्हीं के आधार पर कोई खास इतनी बड़ी ऐसी चीज नहीं होती है, लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है उसके एजेंडा में आपने कई चीजें मान लीजिए नहीं उठाई हैं, तो वो मेंबर्स को, उसके शेयर होल्डर्स को अधिकार होता है कुछ पॉइंट को उठाएं और जिससे कि लोगों को की सहमति उस पर प्राप्त की जा सके। तो सबसे जरूरी चीज होती है कि वो एजेंडा हर साल वो मीटिंग होती है, कम से कम साल में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कम से कम साल में 4 बार, और जनरल मीटिंग जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आधार पर AOA के आधार पर जो मीटिंग होती है उसमें आपको 7 दिन की सूचना देनी होती है। MOU के आधार पर जो मीटिंग होती है उसमें 1 महीने की सूचना, 21 दिन की कम से कम सूचना देनी होती है। लेकिन जो साल में मीटिंग होती है वो निर्धारित की जाती है कि कैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होगा। चार्टर्ड अकाउंट कंपनी का तो आदमी एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, तो बाहर को किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए, वो उसके बारे में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बात करते हैं। कितना शेयर देना पड़ा शेयर होल्डर के लिए, कितना डिविडेंड जारी करना है अगर प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। तो ये सारा निर्णय जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जो जनरल बॉडी मीटिंग होगी उसमें ही तय किया जाता है। तो खास तौर पर ये चीजें महत्वपूर्ण है। जी सर, आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि जो कंपनी है उसके शेयर पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है। देखिए, शेयर कैपिटल तो मेन तरह जो कहते हैं एक पेड अप कैपिटल हुआ। पेड अप
कैपिटल माने जो शेयर होल्डर है उसने कितना पैसा उसमें जमा कर दिया है। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरा 5,000 10,000 रुपए जो हो गया, ये पेड अप कैपिटल है। और कितना पैसा आप जनता से उगाएंगे माने जनता से लेंगे, उनको आप जो शेयर का जारी करेंगे उसके आधार पर करेंगे कि हमको इतने का शेयर जारी करना है और 1,000 या 2,000 या 5,000 या 10,000 शेयर जारी करना है। तो ये तो आपको वो कंपनी से वहां से। और एक तीसरा तरीका होता है कि डिबेंचर जारी किए, जो उसमें शेयर नहीं होता है, आप शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, आप डिबेंचर आपको मिल जाएगा और उस कंपनी का डिबेंचर से आपको क्या प्रॉफिट होता है, क्या नुकसान होता है, उसके आधार पर तय किया जाता है। अगर मान लीजिए सिक्योर्ड डिबेंचर है तो आपको इतना आपको मिलेगा ही, खास तौर पर हर साल के अंतर्गत तो उतना पैसा कंपनी को देना ही पड़ेगा। और अगर डिबेंचर अनसिक्योर्ड है तो उसमें ये निश्चित नहीं है कि आपको इतना पैसा दिया ही जा सकता है। तो मेन तौर पर ये देख लीजिए कि 3 चीजें कि शेयर होल्डर से पैसा कितना आता है और ये उसमें पेड अप कैपिटल कितनी है, ये चीजें। तीसरा पैसा ये है कि डिबेंचर से कैसे मिलता है। ये 3-4 चीजें होती हैं जो खास तौर पर रखी जाती हैं। इसके आधार पर ही कंपनी को पैसा इकट्ठे करने का अधिकार मिलता है और ये अधिकार रजिस्ट्रार देता है। रजिस्ट्रार का मतलब जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन करता है। जी बिल्कुल सर, आगे हम आपसे समझना चाहेंगे कि कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति तो ऐसा है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि वो नौकरी के लिए, ऐसा है कि कंपनी जो फॉर्म करते हैं लोग, जो कंपनी बनाते हैं के अनुसार, तो वो कितना पेड अप कैपिटल होता है, हमारा क्या उद्देश्य है, इसके आधार पर कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति होती है। अब वो निदेशकों की नियुक्ति शेयर होल्डर्स तय करते हैं कि कौन हमारा निदेशक बनेगा, कौन डायरेक्टर में आएगा। ये ऐसा नहीं है कि चलते हुए किसी को बना दिया जाए। जिस आदमी ने पैसा खर्च किया है, जिसने एक आइडिया दिया है, जिसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में उसका नाम है, तो ये व्यक्ति आकर के सड़क चलते हुए आदमी को नहीं बना दिया जाता। वो उसके ऊपर मतदान होता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए, कंपनी के लिए लाभकर साबित होगा और कंपनी इससे आगे बढ़ेगी। तो उसी आधार पर नियुक्ति उनकी की जाती है। उसके लिए पूरा मतदान होता है और तय होता है कि हमारे ये, उसमें जब कंपनी बनती है तो कंपनी में कई लोग आते हैं सामने कि देखिए मुझे भी निर्देशक बना दिया जाए, मुझे भी डायरेक्टर में रख लिया जाए। नहीं, वो डायरेक्टर बनने के लिए आपको ये डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर आपको लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं। अगर शेयर होल्डर्स लाइक करते हैं तो आप निदेशक बन सकते हैं, अन्यथा निदेशक नहीं बन सकते हैं। निदेशक बनने के लिए खास। जी, परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंपनीज एक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।